नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 508 अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन होंगे शामिल। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में एएसआई ने दूसरे दिन किया सर्वे। दूसरे दिन के सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी हुआ शामिल। एएसआई बारीकी से कर रही है सर्वे। सैकड़ों साल से विवादित अयोध्या स्थित राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को पीएम ने किया था शिलान्यास। कोटि कोटि राम भक्तों की मनोकामना हुई थी पूर्ण। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद कई क्षेत्रों का हो रहा है विकास। हो रहे हैं बड़े बदलाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन 508 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भारतीय रेल देश के परिवहन ढांचे का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर है, जिससे रोजाना 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए करोड़ों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करते हुए पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे सेफ्टी हो, पैसेंजर्स की सुविधाएं हो, नई टेक्नोलॉजी लाना हो, स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, इन सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। इसी क्रम में 508 स्टेशंस जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित है, उनका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। इन सब स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छे डिजाइन बने हैं, जिसमें स्टेशन को एक तरीके से उस शहर का, उस कस्बे का एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनने वाले ये सभी रेलवे स्टेशन को अगले 40 से 50 वर्षों के हिसाब से पुनर्विकसित किया जाएगा। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा। अमृत काल में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इसी कड़ी में फेज 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो उन सभी रेलवे स्टेशनों के गौरव, उसकी कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। इन स्टेशनों पे कार्य करने की एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनलाइज्ड है और कार्य इमीडिएटली शुरू किया जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि आज अगले 8-9 महीने में पूरा कार्य, जिसमें स्टेशन भवन का निर्माण, साथ में उसकी फिनिशिंग में भी आप लोग जानते हैं बहुत टाइम लगता है, ये पूरा हो जाए। इसमें मेन चीज़ें हैं कि स्टेशन का एक उन्नत रूप दिखेगा, चौड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, रूफ प्लाजा होगा, 12 मीटर का FOB होगा, आवागमन बहुत ही स्मूथ रहे और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का हम लोग अनुभव करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल हैं। सभी स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास, शहर के दोनों छोरों का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटर मॉडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक समान और सहायक सूचक चिन्ह,
मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान, लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला और संस्कृति के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में किस तरीके का बदलाव आया है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के बंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को देखकर समझा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर होते हुए नए भारत की एक शानदार और आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 508 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्कोर्स, प्रतीक्षा कक्ष और खुदरा विक्रय क्षेत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान और वाहन पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी और उसके बाद एएसआई का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। खास बात यह है कि कल के सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ। एएसआई की टीम वजूखाने को छोड़कर एक एक जगह की बारीकी से जांच कर रही है। एएसआई ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का दूसरे दिन भी सर्वे किया। शनिवार को जारी सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ। मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने मस्जिद का ताला खोला और एएसआई की टीम ने मस्जिद के अंदर प्रवेश किया। पहले से ही सील वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई हुई। शुक्रवार से मस्जिद का रकबा नंबर 9130 के बैरिकेटेड एरिया में सर्वे की कार्यवाही हो रही है। एएसआई की टीम वजूखाने को छोड़कर एक एक जगह की बारीकी से जांच कर रही है। एएसआई सर्वे करने वाले कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को एएसआई की टीम में 34 लोग थे, जबकि शनिवार को इनकी संख्या 60 के करीब रही। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की सर्वेक्षण कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। सर्वे में जो अंदर हिस्सा का सर्वे होना था वो मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नाप कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं। नाप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। खुदाई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मना कर दिया है कि खुदाई नहीं करना है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, वो टच भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ नाप जो कभी कर अभी नाप कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो। सर्वे की कार्यवाही को दोपहर में लंच के लिए रोक दिया गया और इसके बाद फिर से सर्वे का काम शुरू हुआ। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक अभी तक सर्वे में किसी भी तरीके की अड़चन या दिक्कत नहीं आई है। अभी केवल सफाई करा रहा है, मिट्टियाँ हटवाने की प्रक्रिया में लगे हैं। अभी मेजरमेंट टकाने का ऊपर भी गुम्बद वगैरह में नाप जो ये मेजरमेंट कर रहे हैं, ये अभी केवल ये चल रहे हैं। एएसआई की टीम सर्वे में कार्बन डेटिंग और जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार तकनीक का उपयोग कर रही है। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। इसके माध्यम से किसी भी चीज की आयु निर्धारित की जा सकती है। वैज्ञानिक ढंग से पूरे इस सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे जीपीआर तकनीक की मदद ली जा रही है। जीपीआर तकनीक से ये हो रहा है कि जो भूमि के अंदर यानी 20 फीट के अंदर क्या क्या है, कंक्रीट के अंदर क्या है वो और किस काल के हैं, ये सारा कुछ जीपीआर के टेस्ट से आएगा। दूसरा कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग पद्धति से ये मालूम होगा कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी उम्र क्या है। तो अभी यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह है कि जब ये सर्वे खत्म होगा और सर्वे खत्म होने के बाद क्या नतीजे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि जिला जज की अदालत के आदेश पर 24 जुलाई को एएसआई ने सील वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू किया था। इस बीच मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। लगभग 5 घंटे सर्वे चलने के बाद रुक गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार की सुबह जिला जज की अदालत के एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्थित राम मंदिर का शिलान्यास भी किया था। तो कल का जो दिन था वो कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन था। 5 सदी के संघर्ष की सुखद परिणति का दिन था। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक लड़ाई के बाद 5 अगस्त 2020 को वह क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। कोटि कोटि भारतीयों की सदियों की आकांक्षा पूरी हुई। अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ।
अयोध्या के वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। सकल मनोरथ पूरा होने का क्षण भी अब समीप है और राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय भी नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। ऊपर के 2 तल अगले 6-7 महीने 8 महीने में, यानी 2024। अयोध्या में बन रहा रामलला का विशाल मंदिर अगर श्रद्धालुओं के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है तो ये परंपरा, तकनीक और आधुनिकता का संगम भी है। समूचा मंदिर एक विशाल मानव निर्मित शिलाखंड सरीखी नींव पर बन रहा है। मंदिर निर्माण की कुछ चुनौतियां थी जिसे तकनीकी विशेषज्ञों की समिति ने बखूबी सुलझाया। 15 मार्च 2021 को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर वैदिक पूजन के साथ श्री राम मंदिर निर्माण हेतु नींव भराई का काम प्रारंभ हुआ और तब से लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है। मंदिर सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ हो, रामलला का मंदिर कालजयी हो, मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों पर हो रही बारीक नक्काशी मंदिर को अलौकिक सुंदरता प्रदान कर रही है। मंदिर वास्तु, शिल्प और अभियांत्रिकी का विश्व प्रसिद्ध निर्माण है जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ढाबी मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। ये मंदिर 3 तल का होगा। सारा निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो रहा है और वर्तमान में मंदिर के भूतल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंदिर के चारों ओर आयताकार, चारों दिशाओं में लगभग 800 मीटर लंबाई ऐसी एक 14 फीट चौड़ी दीवार बनेगी जिसे टेम्पल की भाषा में परकोटा कहेंगे। 14 फीट चौड़ा आयताकार है, 4 कोने हो गए, 4 कोनों पर 4 मंदिर। 2 भुजाएं लंबी होंगी, एक भुजा के बीच में हनुमान जी और दूसरी भुजा के बीच में अन्नपूर्णा। तो परकोटे में 6 मंदिर होंगे। नागर शैली में बनने वाला ये मंदिर देश के भव्यतम मंदिरों में से एक है। वास्तु और शिल्प की दृष्टि से भी ये मंदिर विलक्षण है। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर न सिर्फ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है बल्कि ये कई बड़े बदलावों का गवाह भी बन रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं तो बदले हालात में सिनेमा की वापसी से आवाम बेहद खुश है। उद्योग और कारोबार का माहौल भी बेहतर हुआ है। नए कश्मीर में अब शाम ढलने के बाद लोग बेखौफ होकर निकलते हैं और सरकार के कदमों से कश्मीर की महिलाएं नया इतिहास लिख रही हैं। जमहूरियत और इंसानियत की भावना को मजबूत करने के लिए सरकार की कोशिशों के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है। बीते 4 वर्षों में काफी कमी आई है। अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाओं में 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवानों ने बलिदान दिया और 110 नागरिकों की मौत हुई। एनआईए भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगाई गई है। दूसरा बड़ा बदलाव गवर्नेंस से आम जन को जोड़ना रहा है। जम्मू कश्मीर ऐसा पहला प्रदेश है जहां आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए सरकार गांव की ओर मेरा शहर मेरी शान, ब्लॉक दिवस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायत समिति और सरपंचों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार ब्लॉक विकास परिषदों के चुनाव हुए और 98.3% मतदान हुआ। ब्लॉक पंचायतें गठित की गईं।
तीसरा बड़ा बदलाव संचार और आधारभूत संसाधनों का तीव्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक पहुंचना रहा है। सड़कों, फ्लाईओवर्स और टनल का जाल बिछाया गया है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और कौशल विकास से जुड़े 53 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर घाटी के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद एक बड़ा बदलाव घाटी में निवेश को लेकर हुआ है। जम्मू कश्मीर में 188 निवेशकों ने जमीनें ली हैं। नई औद्योगिक नीति आने के बाद अब तक देश विदेश की कंपनियों से 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पहले प्रोजेक्ट के तहत इसी साल मार्च में संयुक्त अरब अमीरात के MR ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेंगी। रसूखदारों की तानाशाही को समाप्त करने में जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सफलता मिली है और प्रशासन आम जनता की सेवा में समर्पित होकर आज काम कर रहा है। इससे बड़े संतोष की बात आज कुछ नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि हर व्यक्ति हमारे शासन के पहुंच के अंदर आवे। दूर दराज के गांव में बैठा हुआ एक ग्रामीण भी आज इस बात को महसूस कर रहा है कि एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बदले माहौल में जनवरी 2022 से अब तक रिकॉर्ड संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। G20 का आयोजन भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और हजारों विदेशी पर्यटक भी कश्मीर घूम चुके हैं। 1900 पहले का माहौल और आज का माहौल, उसमें काफी तब्दीली आई है, मुस्बत पॉजिटिव तब्दीली आई है कि उसमें इतनी अमन की कश्ती में जो हम सारे लोग सवार हैं तो इतना अमन नहीं था। यूपी मुरादाबाद से हम लोग आए हैं और बहुत तमन्ना थी यहाँ कश्मीर आने की, लेकिन यहाँ के माहौल की वजह से डर लगता था। लेकिन अब 4 साल से बड़ा अमन सुन रहे हैं, मीडिया में भी बड़ा आ रहा है, शांति है, तो हिम्मत हुई और हम लोग आ गए। वहीं 3 दशक से ज्यादा अंतराल के बाद श्रीनगर में पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये बड़ा संदेश है जिसने इंसानियत और कश्मीरियत दोनों को मजबूत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए। इसके माध्यम से ग्राम्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी व ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके दृष्टिगत पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के नुएवो लियोन प्रांत के मध्य MOU हस्ताक्षरित होना एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मैक्सिको के नुएवो लियोन प्रांत तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य MOU के आदान प्रदान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री के समक्ष नुएवो लियोन के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री इवान रिबास तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के मध्य MOU का आदान प्रदान किया गया। पर्यटन, मेडिकल, कृषि, फार्मा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सेक्टरों में निवेश के संबंध में ये MOU किया गया है।
जनपद फतेहपुर के जोनिया कस्बे में लगभग 24 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले शिवराजपुर बिंदकी संपर्क मार्ग का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुभारंभ किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश की तैयारियों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने फतेहपुर रेलवे स्टेशन में कालिंदी एक्सप्रेस के ठहराव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन प्रयागराज से चलकर फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी होते हुए भिवानी तक का सफर तय करेगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में एक अमृत बजट देकर फतेहपुर के रेलवे स्टेशन को ग्रेड 1 में लेकर इसका सौंदर्यीकरण व विकास कर लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी समेत बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि आज़ादी के इस अमृत काल में एक अमृत बजट दे करके फतेहपुर की रेलवे स्टेशन को ग्रेड 1 में लेकर के इसका सौंदर्यीकरण, इसका विकास, जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, उनके चलने के लिए लिफ्ट का और स्वचालित सीढ़ी, ये बहुत सारी सुविधाएं इस स्टेशन में होने वाली हैं जो शायद कभी फतेहपुर में कल्पना भी नहीं होगी। इस फतेहपुर में ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। कन्नौज के युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए जल्द ही जिले में एक उद्यमिता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां युवाओं को उद्यम स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को निस्तारित करने में विभिन्न विभाग सहयोग प्रदान करेंगे। ये बातें मेडिकल कॉलेज तिरवा के सभागार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में कही। मंत्री असीम ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कन्नौज के युवाओं को उद्यमिता के प्रति जागरूक करना और वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार परक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे पास करीब 250 लोगों की सूची आई है जिन्होंने अपनी रुचि व्यक्त की है। कौन डेयरी में काम करना चाहता है, कौन में काम करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर में काम करना चाहता है। और अब हमारा टारगेट ये है कि इन सब लोगों के साथ हम छोटे छोटे समूह में कार्य करें। कन्नौज में एक उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जा रही है, जहाँ पे नियमित रूप से उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग, लोन किस तरह अप्लाई करें, किस तरह स्वीकृत कराएं और आगे जो कंप्लायंसेज हैं, जीएसटी है, टैक्सेशन है, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि कन्नौज में बड़ी संख्या में युवा उद्यमी बन सकें। मेरठ में आलोक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज मेरठ का निरीक्षण किया तथा मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग में स्थित नवनिर्मित कैडेवरिक लैब का उद्घाटन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय स्थित फ्लू ओपीडी, जनरल ओपीडी, नेत्र रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग स्थित नवनिर्मित लेबर रूम तथा मॉड्यूलर ओटी, बर्न यूनिट, रेडियोलॉजी विभाग, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि 100 शैय्या के क्रिटिकल केयर यूनिट का नव निर्माण कराया जाएगा, जो कि भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यहाँ पे हमारे 3 तरह की इश्यूज हैं। पहला तो जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जो संस्थान है उसकी समीक्षा, दूसरा उसमें जो 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के संबंध, और तीसरा जो है जन शिकायतों से निस्तारण का, उसकी गुणवत्ता और उसकी जो संख्या है उसके संबंध, ये 3 बिंदुओं पर होगा। पाकिस्तान में शोषण और महंगाई की मार झेल रहे 2 हिंदू परिवार पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए, जिसके बाद 4 अगस्त को समाजसेवी की मदद से रोजगार और आश्रय की तलाश में 15 लोग दिल्ली से ट्रेन द्वारा चित्रकूट पहुंचे, जहां संग्रामपुर गांव में शरण ली थी, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को लगते ही पुलिस जांच में जुट गई और सभी को पुलिस की देखरेख में गांव के ही पंचायत भवन में रखा गया है।
पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को ट्रेन द्वारा 15 लोग दिल्ली से चित्रकूट आए थे, जो अपने को पाकिस्तानी हिंदू नागरिक बता रहे हैं। पाकिस्तान से 2 ग्रुप में भारत आए थे। पहला ग्रुप पिछले साल के अक्टूबर में भारत आया था, जबकि दूसरा ग्रुप मई 2023 में आया था। एक ग्रुप के सदस्यों का वीजा खत्म हो चुका है और दूसरे का खत्म होने वाला है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक जांच में कोई वैध प्रमाण नहीं दिखा पाए हैं, जिसकी जांच के लिए FRO लखनऊ को सूचित कर दिया है। जी, मैं पाकिस्तान कराची का रहने वाला था और मैं लीगल वीज़ा पे आया हूँ यहाँ दिल्ली में। कराची में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाए थे, फिर सक्कर से मैंने वीज़ा अप्लाई कराया, फिर वहाँ से हम ट्रेन से चल के लाहौर तक आए, फिर वहाँ से हम अमृतसर आए। 16 तारीख को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वाघा बॉर्डर। जनपद चित्रकूट में 15 पाकिस्तानी नागरिकों का ट्रेन से आगमन हुआ, जो कि दिल्ली से आए हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये सभी हिंदू धर्म के हैं और कुछ स्थानीय अखाड़ों की मदद से यहाँ पहुँचे हैं काम की तलाश में और रहने के स्थान की तलाश में। इनमें से ये 2 परिवारों के सदस्य हैं, जिसमें से एक ग्रुप का आगमन पिछले साल अक्टूबर में भारत में हुआ था और दूसरे ग्रुप का इस वर्ष मई में हुआ है। एक ग्रुप का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन दिया है, परंतु अभी इनके पास किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अभाव में इनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उन सभी पे गहनता से जांच की जा रही है। इनकी सूचना FRO लखनऊ को भी आवश्यक मार्गदर्शन हेतु भेजी गई है। बाराबंकी जिले में शिशुओं को कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिले के स्वास्थ्य केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्र में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रों पर धात्री माताओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं में स्तनपान के महत्व को उजागर करना और नवजात शिशु की वृद्धि और विकास पर बात करना वैश्विक रूप से सप्ताह को मनाया जाता है और विशिष्ट थीम चुनकर उस पर काम होता है। इस साल की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ये थीम कामकाजी महिलाओं के अपने बच्चों को स्तनपान कराने और कामकाजी जिंदगी के बीच तालमेल बिठाने से जुड़ा है। वहीं महिलाओं को जागरूक करते हुए डॉक्टर नीलम ने बताया कि नवजात शिशु के लिए मां का पहला दूध पोषण से भरपूर होता है। जनपद में एक वर्कशॉप भी की गई है, जिसमें धात्री माताएं और हमारी आशा बहनें एनम आई, जिनके मध्य में हमने स्तनपान के महत्व को बताया, समझाया और यह आवश्यक है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है और यह लगातार 6 माह तक स्तनपान कराया जाना चाहिए और इसके बाद पूरक आहार के साथ में स्तनपान बच्चे की 2 साल की उम्र तक होना आवश्यक है। अगस्त का पहला सप्ताह स्तनपान सप्ताह, इसीलिए हम लोग यहाँ महिलाओं को जागरूक करने आए हैं इस बारे में कि बच्चों को स्तनपान क्यों कराना चाहिए। महिलाओं को बच्चों का उनका जो सबसे पहले पीला दूध होता है वो शिशु को पोषण के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 508 अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन होंगे शामिल। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में ASI ने दूसरे दिन किया सर्वे। दूसरे दिन के सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी हुआ शामिल। ASI बारीकी से कर रही है सर्वे। सैकड़ों साल से विवादित अयोध्या स्थित राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को PM ने किया था शिलान्यास। कोटि कोटि राम भक्तों की मनोकामना हुई थी पूर्ण। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद कई क्षेत्रों का हो रहा है विकास, हो रहे हैं बड़े बदलाव।